सोचिए, एक बिखरा हुआ उपमहाद्वीप, दर्जनों राज्य, सब आपस में लड़ रहे हैं। और फिर एक ऐसी ताकत उभरती है जो सबको एक धागे में पिरो देती है। आज हम समझेंगे कि भारत का पहला महान साम्राज्य मगध आखिर बना तो बना कैसे। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, लगभग 600 ईसा पूर्व। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, भारत तब वैसा नहीं था जैसा आज है। ये तो दर्जनों राज्यों का कह सकते हैं एक युद्ध का मैदान था, जिन्हें महाजनपद कहते थे। तो सवाल ये उठता है कि इन सब में से एक मगध आखिर कैसे सबके ऊपर छा गया और भारत को एक कर दिया। तो ये दौर था 16 महाजनपदों का। कल्पना कीजिए, 16 शक्तिशाली किंगडम्स, और हर कोई टॉप पर पहुंचना चाहता है। मतलब चारों तरफ लगातार संघर्ष और जबरदस्त कंपटीशन का माहौल था। यहाँ देखिए उस वक्त के कुछ बड़े प्लेयर्स को, कोसल, अवंती, गांधार। हर राज्य की अपनी खासियत थी, अपनी ताकत थी। लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा था जो इतिहास लिखने वाला था, मगध, जो आज के बिहार के इलाके में था। तो चलिए अब फोकस करते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर पर, मगध पर। सवाल ये है कि आखिर मगध में ऐसा क्या खास था, वो कैसे कामयाब हुआ जहां बाकी सब फेल हो गए। आइए इसके पीछे के राज को समझते हैं। अब ये बात बहुत ही दिलचस्प है। मगध की कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज जानते हैं कहाँ छिपा था? उसकी जमीन में। देखिए, ये गंगा के उपजाऊ मैदानों में था। इसका सीधा मतलब था ढेर सारा अनाज और एक बड़ी आबादी को पालने की ताकत। और सिक्योरिटी का क्या? अरे वाह! इसकी जो पहली राजधानी थी, राजगिर है, वो तो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। मतलब एक नेचुरल अभेद्य किला। और ऊपर से गंगा और सोन जैसी नदियां। ये तो ट्रेड और सेना के लिए नेचुरल हाईवे थी। लेकिन कहानी सिर्फ भूगोल पर खत्म नहीं होती। मगध के पास कह सकते हैं एक सीक्रेट वेपन था, लोहा। उस इलाके में लोहे के इतने भंडार थे, जिसका मतलब था ज्यादा मजबूत हथियार और खेती के लिए बेहतर औजार। फिर थे घने जंगल, जिनसे मिलती थी लकड़ी, और सबसे जरूरी युद्ध के हाथी। ये उस जमाने के टैंक्स हुआ करते थे जो बैटलफील्ड में किसी को भी रौंद सकते थे। अब इन सबको मिला दीजिए नदी के ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल के साथ, और आपके सामने है एक इकोनॉमिक सुपर पावर। इतनी जबरदस्त पोटेंशियल को सही डायरेक्शन दिया हर्यक वंश के महत्वाकांक्षी राजाओं ने। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, बिंबिसार जैसे राजा सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं लड़ रहे थे, वो बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने स्ट्रेटेजिक शादियों से भी अपना प्रभाव बढ़ाया, पड़ोसियों से गठबंधन बनाए और मगध को एक रीजनल पावर के तौर पे खड़ा कर दिया, एक महान साम्राज्य की नींव रख। लेकिन जब मगध भारत में अपनी ताकत जमा रहा था, ठीक उसी वक्त पश्चिम से एक ऐसा तूफान उठा जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये एक चुनौती भी थी और एक अवसर भी। हाँ, मगध का ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। एक बाहरी ताकत की नजर अब हिंदुस्तान पर थी और वो सब कुछ बदलने वाली थी। और वो बाहरी ताकत कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर महान था। 4वीं सदी ईसा पूर्व में उसकी बेमिसाल यूनानी सेना ने उत्तर पश्चिमी भारत पर धावा बोल दिया। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इस हमले ने उस इलाके के छोटे छोटे आपस में लड़ते राज्यों को जड़ से हिलाकर रख दिया। पूरा पॉलिटिकल ऑर्डर तहस नहस हो गया। तो हुआ क्या? सबसे जरूरी बात यह है कि सिकंदर के हमले ने एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया। मतलब वो आया, जीता और फिर लौट गया। पीछे रह गए उत्तर भारत के कमजोर और बिखरे हुए राज्य। ये एक अराजक स्थिति थी। लेकिन जानते हैं, इसने किसी महत्वाकांक्षी नेता के लिए इन सारे टुकड़ों को उठाकर एक साम्राज्य बनाने का एक सुनहरा मौका भी तैयार कर दिया। और इसी उथल-पुथल और अराजकता के बीच से जन्म हुआ भारत के पहले साम्राज्य का, मौर्य वंश का उदय हुआ। और इस मौके को भुनाने के लिए सामने आए 2 लोग, एक नौजवान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य और उनके शानदार सलाहकार चाणक्य। उनका मुकाबला था मगध के नंद वंश के राजा धनानंद से। धनानंद के पास दौलत और सेना तो बहुत थी, लेकिन वो अपनी लालच और जुल्म की वजह से लोगों की नजरों में गिर चुका था। तो एक तरफ था एक अलोकप्रिय राजा और दूसरी तरफ एक महान साम्राज्य का सपना। और फिर चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने वो कर दिखाया। उन्होंने लोगों के गुस्से का फायदा उठाया, नंदों को सत्ता से उखाड़ फेंका और पाटलिपुत्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। और इसी के साथ स्थापना हुई मौर्य साम्राज्य की, भारत का पहला सच्चा अखिल भारतीय साम्राज्य, जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। तो कौन थे इस नए साम्राज्य के शुरुआती बादशाह? 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी।
उनके बाद 297 ईसा पूर्व में उनके बेटे बिंदुसार ने गद्दी संभाली और साम्राज्य को और मजबूत किया। और फिर 272 ईसा पूर्व में सिंहासन पर वो शख्स बैठा जो भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक कहलाया, अशोक। अशोक ने भी अपने दादा और पिता की तरह ही जीत का रास्ता अपनाया। उन्होंने कलिंग यानी आज के ओडिशा पर एक बहुत ही भयानक हमला किया। जीत तो मिली, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। कहते हैं इस जंग में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस खून खराबे ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल मिलती है अशोक के इस मशहूर फरमान में, धम्म द्वारा विजय ही असली विजय है। यहां धम्म का मतलब सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि नैतिकता, अहिंसा और सही रास्ते पर चलने से है। ये सैन्य शक्ति से नैतिक शासन की तरफ एक पूरा यूटर्न था। और इस तरह एक बेरहम विजेता अशोक, सम्राट अशोक महान बन गए। एक ऐसे शासक जिन्हें आज हम शांति और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक के तौर पर जानते हैं। तो इस पूरी कहानी का, इस सफर का निचोड़ क्या है? मौर्य साम्राज्य ने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत नींव कैसे रखी? आइए जरा उसकी विरासत को समझते हैं। तो मौर्यों ने हमारे लिए पीछे क्या छोड़ा? देखिए, उनकी विरासत बहुत बड़ी है। सबसे पहले उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया, एक झंडे के नीचे। दूसरा, उन्होंने एक ऐसा केंद्रीकृत प्रशासन बनाया जो सदियों तक दूसरों के लिए एक मॉडल बना रहा। अशोक की वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति को दूर दूर तक फैलाया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आने वाले सभी भारतीय राज्यों के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार की। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कोई भी साम्राज्य बनता तो तलवार के दम पर है, लेकिन उसे सच में महान क्या चीज बनाती है? शायद जीत से लेकर सही रास्ते पर चलने तक का सफर ही किसी साम्राज्य को हमेशा के लिए अमर बना देता है।